दीपक मिश्रा जी ने बताया, मेरा नाम तेजिंदर राणा है और मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला हूँ। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और तकरीबन 19 साल मैंने खेती करी है और आज से लगभग 9 साल पहले मैंने वेस्टीज को जाना। और दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज चुना आप लोगों से रूबरू कराने के लिए। और उन्होंने मुझे बोला कि सर आज आपको अपनी स्टोरी बतानी है कि आपकी स्टोरी कैसी है, किस प्रकार के परिवार में आपने जन्म लिया, कैसे आप वेस्टीज में रहे, आज आपके पास क्या परिणाम हुए। तो दोस्त मैं वही आपको लेके चलना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया कि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और लगभग 1980 में जन्म हुआ। एक सामान्य सी फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ और गांव के अंदर, देहात के अंदर जो प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल है वहाँ हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। और चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं था। अगर मैं बात करूं कि उस समय पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हम लोग नहीं थे। और जैसे बचपन मैक्सिमम गांव में लोगों का गुजर जाता है उसी तरीके से हमारा जो है बचपन गुजरा है। वही कंचे खेलना, टायर चलाना, डंडा लेकर गिंदू टोरा खेलना, इस टाइप की चीजें, गिल्ली डंडा खेलना और ऐसी चीजें जो है जीवन के अंदर ये बहुत मजेदार समय था। वो ऐसे समय चलता रहा क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं। तो उस समय जब मैं बचपन में था, बचपन से ही जैसे कुछ टाइम फ्री होता था स्कूल के बाद तो ज्यादातर माता पिता का प्रयास ये रहता था कि खेत में लेके जाए और इससे कोई ना कोई काम खेत में कराए। और दोस्त धीरे धीरे बड़े होते चले गए, हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ और इंटर होने के बाद जब मैं इंटर में था मेरे बड़े भाई का गवर्नमेंट जॉब लगा, मेरे फादर का भी गवर्नमेंट जॉब था। तो जब मैं इंटर क्लास के अंदर था तो उस समय पूरी खेती का कार्यभार मेरे ऊपर आ गया था और मैं उस खेती के कार्यभार से खुश भी था और मैं उसमें मस्ती टाइप में अपनी जिंदगी जी रहा था। 12 से 1 बजे तक खेती करनी होती थी, उसके बाद फ्री माइंड था, ताश खेला करते थे। अब बहुत सारे साथी मेरे सामने ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी सीप दुहत्ती लाद इस प्रकार ताश खेले होंगे। कई सारे लोग अभी भी खेलते होंगे। तो मैं भी अपना जो खाली समय होता था ताश खेलकर और गलियों में इधर उधर घूमकर ही व्यतीत करता था। दोस्त समय बीता, उम्र बढ़ती चली गई, माता पिता सीरियस हुए। मेरे फादर ने मुझे एक, मेरे गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा पड़ता है बड़ौत, बड़ौत के अंदर मेरे फादर ने मुझे एक दुकान खुलवा दी और उस दुकान, बिजली फिटिंग का मेरा काम था, दुकान खुलवा दी ताकि मैं अपने जीवन के अंदर कुछ कर पाऊं। बट वो ड्रीम मेरे फादर का था, मेरा ड्रीम नहीं था। सच बताऊं तो उस समय तक मेरी लाइफ के अंदर कोई भी ड्रीम नहीं था। मैं जो जिंदगी जी रहा था उस जिंदगी से मैं बहुत खुश था। दुकान खुलवाई उससे भी मैं खुश नहीं था, मैं दुकान पर बैठना नहीं चाहता था। लेकिन दोस्त समय आता है, समय के अनुसार अपने आप को बदलना होता है। मैंने लगभग 6 साल मैंने बिजली फिटिंग का काम किया। इसी बीच में शादी भी हुई, इसी बीच में घर में खुशी भी आई और एक रिलेटिव के कारण, दोस्तों आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ यही होगा, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो प्लान देखकर ज्वाइन नहीं करते। मैंने भी प्लान देखकर बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था। मैक्सिमम लोगों की जो ज्वाइनिंग होती है किसी ना किसी जानकार के कारण, रिलेटिव के प्रेशर में आके, फेस वैल्यू के कारण, पहली शुरुआत इस बिजनेस के अंदर तभी होती है। मेरी मामी के कारण मुझे पहले, आज से तकरीबन ये बात मैं कर रहा हूं 2007 के आसपास की, मेरी मामी के कारण मुझे एक अन्य एमएलएम कंपनी को जानने का मौका मिला। मेरी मामी ने मुझे एक अन्य एमएलएम कंपनी के अंदर मुझे ज्वाइन कराया, जो कि मैं करना नहीं चाहता था, प्रेशर में आया तो उन्होंने करा लिया। ज्वाइन कराने के बाद मेरा कोई इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं था, मैं अपनी दुकान पे लग रहा था, मैं दुकान पे ही अपना चल रहा था। लेकिन बार बार मामी एक चीज का प्रेशर करती थी, बेटा मीटिंग में आ, बेटा मीटिंग में आ, बेटा मीटिंग में आ। आप सब लोगों के साथ भी ये हुआ होगा और आप लोगों ने आज भी कई सारे लोगों को फोन करके बोला होगा कि मीटिंग में आना है, मीटिंग में आना है। और जो व्यक्ति इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होता वो बार बार एक ही चीज पूछता है, भाई मीटिंग में आएंगे, क्या करना है मीटिंग के अंदर आकर। तो दोस्त यही चीज चल रहा था, मैं मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं गया, बहुत दिन तक मैं उनसे बचता रहा। लेकिन एक समय आया कि मुझे मीटिंग में जाना पड़ा। मुझे इतना इमोशनल मेरी मामी ने कर दिया कि मुझे मीटिंग में जाना पड़ा और मैं मीटिंग में गया। और दोस्त जैसे मैं मीटिंग के अंदर गया तो वहां जाने के बाद मेरे ऊपर डायरेक्ट सेलिंग का भूत चढ़ गया। वहां मैंने क्या देखा, भैया लोग लाखों लाखों रुपए महीने की अर्निंग कर रहे हैं, बड़ी स्टेज से बोल रहे हैं, लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं, कोट पैंट टाई इस तरीके से लोग पहने हुए थे। यार वो लाइफ अलग लाइफ थी, उस लाइफ ने मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने वेस्टीज को, मैंने उस अन्य कंपनी के अंदर काम करने का डिसीजन लिया। काम करना चालू ही किया था
कि अचानक वही दुकान वाली सोच, मैं उस कंपनी में काम करने के लिए फील्ड में निकला तो मुझे किसी ने एडवाइस दी कि तू इस कंपनी का सेंटर खोल ले। और दोस्त मैंने उस कंपनी का सेंटर खोला और उस सेंटर को मैंने 3 साल तक चलाया। जब मैंने उस कंपनी का सेंटर खोला तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे लगता था कि जो लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों को जाके प्लान दिखाते हैं, कन्वेंस करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट खरीदवाने के लिए मेरी दुकान पर लेकर आते हैं, मुझे लगता था यार ये लोग तो मूर्ख हैं और मैं समझदार हूं, क्योंकि ये फील्ड में जाके काम करते हैं, सामान मेरा बिकवाते हैं। तो उस समय मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते जैसे मैंने क्या देखा, 3 साल के अंदर वे भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। उन्होंने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। परिणाम क्या आया, वो 3 साल बाद उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, उनकी मेरे से ज्यादा उनके पैसे आने चालू हो जाए, मेरी लिमिटेड इनकम होगी, मैं एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकता, वे अपनी मर्जी के मालिक हो गए। तो दोस्त इस बदलाव को देखते हुए, इस परिवर्तन को देखते हुए, मैंने भी वो दिन मुझे आज भी ध्यान है, 28 दिसंबर 2008, जी हाँ दोस्त, 28 दिसंबर 2008 में मैंने उस कंपनी को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। और जो काम मैं कर रहा था, दुकान में कर रहा था, सेंटर में चला रहा था, और मैंने डिसीजन लिया कि इस काम से मैं क्विट हो जाऊंगा और मैं डायरेक्ट सेलिंग को यानी कि उस अन्य कंपनी के अंदर फुल टाइम मैं काम करूंगा। और दोस्त मैंने डिसीजन लिया, और जैसे ही मैंने ये डिसीजन लेने के बाद अपनी फैमिली को बताया, रिलेटिव को बताया, दोस्तों हमारे समाज के अंदर दुकान को एक अच्छा कार्य माना जाता है। आप किसी को बोलोगे बेटा मेरा बिजनेस करता है, दुकान है, लोग कहेंगे हाँ हाँ बहुत बढ़िया यार। इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं वो दुकान पे कमाता कितना है, ना ही कोई पूछता तू कमाता कितना है। तो दोस्त वो दुकान की सच्चाई मैं ही समझ सकता था, क्योंकि उस दुकान को मैं चलाता था। मैंने जैसे इसको क्विट किया तो सारे लोग मेरे विरोध में हो गए, लेकिन दोस्त मुझे डेडिकेशन था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम बन गया था 1 लाख रुपए महीना कमाना है। अब 1 लाख रुपए महीना कमाना उस दुकान से संभव नहीं था, मेरी दोनों दुकान की आमदनी से संभव नहीं था 1 लाख रुपए महीना कमाना। और ड्रीम बन चुका था, लाख रुपए महीना कमाना है, गाड़ी लेनी है यार, फ्री माइंड रहना है, दुनिया भर में घूमना है, ऐसे विचार मेरे दिमाग के अंदर आने चालू हो गए। सबके विरोध के बावजूद भी मैंने उस कंपनी के अंदर फील्ड में जाकर काम करना चालू किया। मैं दोपहर तक खेती करता था, और खेती के बाद मैं उस अन्य कंपनी के अंदर फील्ड में जाके कार्य किया करता था। और धीरे धीरे टीम बननी चालू हुई, धीरे धीरे नेटवर्क बिल्ड होना चालू हुआ। उस कंपनी के अंदर मेरा पे आउट पहुंच गया 3,3500 रुपए का। हर महीने की जो पे आउट आती थी, नेचुरल पे आउट 3,3500 रुपए की आती थी। हाईएस्ट पे आउट मेरी वहां से आई थी 21,903 रुपए की। ये सिलसिला चली रहा था, उम्मीदें जगी रही थी, विश्वास बढ़ ही रहा था, बड़े बड़े सपने दिख ही रहे थे, टीम का साइज बढ़ ही रहा था, कि अचानक एक दिन अखबार में खबर आई कि वो कंपनी किसी कारणवश राजस्थान गवर्नमेंट ने सीज कर दी। और दोस्त वो खबर आना ले और अपनी जिंदगी में सन्नाटा छा गया। लगा कि सर के ऊपर से छत गायब हो गई, क्योंकि दुकान छोड़ चुके थे और एक बड़े सपने देख रहे थे कि अब आया 1 लाख, अब आया 1 लाख, और वो कंपनी उस समय बंद हो गई। उसके बावजूद जो विरोध के लोग थे, मेरे फादर, मेरे रिलेटिव, वे सब लोग मुझे क्रिटिसाइज करने लगे, और मेरा बुरा दौर यहाँ से बहुत ज्यादा दौर शुरू हुआ। ये बात है दोस्त नवंबर 2011 की। और दोस्त जब ये घटना मेरे साथ घटी, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना लग गए। अब लगा कि ये चीज लंबी खिंचने वाली है, तो विश्वास टूट गया, और अंदर ही अंदर मैंने एक चीज ठान ली कि कुछ भी कर लूंगा। लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते हैं वो सत्य है, ऐसी धारणा मेरी हो गई, और मैंने डिसीजन ले लिया कुछ भी कर लूंगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं करूंगा। अब दोस्त उस समय हर व्यक्ति मुझे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता था, मेरी फैमिली के लोग मुझे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते थे। अब उनसे बचने का मेरे पास एक ही तरीका था, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग के समय घर से निकल जाता था खेतों में, रात को अंधेरा होने के बाद ही मैं घर आता था। और मैं मैक्सिमम मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं अपनी फैमिली से दूर रहूं, फैमिली में स्पेशली फादर से दूर रहूं, क्योंकि फादर ही मुझे क्रिटिसाइज करते थे, मदर और वाइफ ने मुझे कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। तो दोस्त ये जीवन चल रहा था। अचानक मेरे घर के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम और हुई, मेरी मदर की लेफ्ट हैंड की इस हाथ की नसें ब्लॉक हो गई, जिसके करके मेरी माताजी का हाथ ऊपर नीचे जाना बंद हो गया। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, और किसी के साथ भी होगा, बंदा वही करेगा जो मैंने किया।
पहले लोकल के डॉक्टर के पास गए, रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो बड़ौत में हम लोग एक अपने जो हमारा कस्बा था उसके हम लोग गए, वहां पर जो है डॉक्टर को दिखाया, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। देन उसके बाद मेरठ आए, मेरठ में एक स्पेशल डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी, कई सारे लोग नाम भी जानते होंगे, उसके यहाँ सालों साल दवाइयाँ खिलवाई, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती चली गई। और एक दिन माता जी का बीपी ज्यादा हाई होने के कारण अचानक उनके नाक की नस फट गई। दोस्त ये समय था, खैर शुक्र है परमात्मा का, हॉस्पिटलाइज कराई, ठीक ठाक मदर हुई, घर लेकर आए, बट यहाँ कहानी बदल गई। अब जैसे घर लेकर आए तो मेरी मदर ने एक चीज बोली, अब मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगी। अब दोस्त अंग्रेजी दवाई नहीं खाएंगे तो कोई ना कोई तो विकल्प निकालना पड़ेगा। आप जैसे सलाहकार लोग हमारे साथ थे, सब लोगों ने एडवाइस दी, सब लोगों ने सलाह दी, और लोगों ने एक ही चीज बोली, भाई या तो इनको देसी दवाई खिलवाओ, या इनको आयुर्वेदिक दवाई खिलवाओ, और या इनको होम्योपैथिक दवाई खिलवाओ। अब मदर के हाथ को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई सर्च करना चालू किया, तो मेरे काबिल दोस्त दिल्ली के अंदर रहते थे, मैंने उनको भी बोला कि यार कोई अच्छा डॉक्टर बताओ। उस बंदे ने मुझे मना कर दिया कि अभी मैं ऐसे किसी डॉक्टर को जानता नहीं हूं, हाँ मैं पता करके बताता हूं। और एक हफ्ते बाद दोस्त उस व्यक्ति को किसी ने वेस्टिज का प्लान दिखा दिया, और जैसे उस व्यक्ति को वेस्टिज का प्लान दिखाया जा रहा था और उसके ऊपर उसके हाथ के ऊपर फ्लैक्स का डेमो किया जा रहा था, तो उसके दिमाग में तेजेंद्र राणा का ही नाम घूम रहा था। आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जब आपने पहली बार प्लान को देखा होगा, प्रोडक्ट को देखा होगा, तो आपके भी दिमाग में आया होगा कि मुझे इस बिजनेस के अंदर मरीज तलाश करने पड़ेंगे। और उनके सामने तो मेरी मदर यानी कि मैं खुद मरीज के रूप में था। जैसे उन्होंने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद तुरंत उन्होंने मेरे पास फोन किया, भाई मदर के लिए बहुत बढ़िया डॉक्टर से मुलाकात हो गई, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिल गए, आप दिल्ली एक बार आ जाओ। जी हाँ दोस्त, अप्रैल 2012 की बात है, मैं दिल्ली गया और उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताना चालू किया। बट दोस्त मैं वेस्टीज में इंटरेस्टेड नहीं था, मेरा कोई इंटरेस्ट वेस्टीज में नहीं था, बल्कि मुझे उनकी ये बात बुरी लगी, क्योंकि खेत का पीक टाइम चला हुआ था, गेहूं की कटाई चल रही थी, गन्ने की बुआई चल रही थी। उस समय पे उन्होंने मुझे बुलाया कि वेस्टीज का प्लान देख ले। मैंने थोड़ा सा उनको इग्नोर कर दिया, बल्कि मैं थोड़ा गुस्से में भी उनके साथ हुआ, लेकिन क्योंकि मेरा वापसी आने में समय था, ट्रेन जो है मैं चला गया था वहां 12:30 बजे, और मेरी वापसी की ट्रेन थी 5:05 के ऊपर। सो मुझे वो टाइम तो उनके साथ स्पेंड करना ही था। इसी बीच में उन्होंने वेस्टीज के प्लान को एक साइड रख दिया और मेरे हाथ के ऊपर फ्लैक्स ऑयल का डेमो उन्होंने किया। दोस्त वो फ्लैक्स ऑयल का डेमो करने वाला व्यक्ति, भगवान उसका भला करे, आज वो जहां भी है इस दुनिया में नहीं है, मैं जरूर नाम लूंगा, गर्व के साथ नाम लूंगा, मिस्टर रिजवान खान थे। और उन्होंने जैसे हाथ के ऊपर डेमो किया फ्लैक्स ऑयल का, और दोस्त डेमो देखने के बाद जो मेरी आंखें खुली, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ये इस थर्माकोल के ऊपर काम कर रहा है तेजेंद्र, ऐसे ही ये जो है नसों के अंदर जाकर काम करेगा, तुम्हारी मदर की नस खोल देगा। केवल उनके इस डेमो की वजह से, केवल उनके इस विश्वास की वजह से मैं वेस्टीज के पहली बार 2 प्रोडक्ट परचेज करे, वेस्टीज नोनी, वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल। एज ए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैं अपने घर आ गया, अपनी माताजी को एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन वो ट्रीटमेंट दिया, और दोस्त मैं अपने खेत के काम में लग गया। मैं अपना खेत का कार्य करता रहा, और 20 से 25 दिनों के बाद जैसे फुर्सत के पल हुए और मैं अपनी माताजी के साथ बैठा आराम से, तो मेरी माताजी ने इस बार एक चीज बोली, बेटा इस बार जो तू दवाई लेकर आया था वे दवाई बहुत बेहतर है, उन्होंने मुझे बहुत फायदा किया। दोस्त आप भी महसूस करो, अगर ऐसी खबर आपको मिलती है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। और जैसे मेरी मदर ने बोला, तो मैं अंदर से एकदम से मैं एक्साइटेड हो गया, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने तुरंत फोन उठाकर उस शख्स को फोन किया जिसके कारण मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट जानने का मौका मिला। मैंने उनको एक ही बात बोली, भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपके कारण मेरी माताजी का हाथ ठीक हो गया। अब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, देखो तेजेंद्र भाई, हमारे जो प्रोडक्ट हैं चमत्कारिक प्रोडक्ट हैं, जिस प्रकार आज आपके घर में प्रॉब्लम है, ऐसी ही घर घर के अंदर प्रॉब्लम है। अगर आप चाहो तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हुए आप लाखों रुपए महीने की अर्निंग भी कर सकते हो। दोस्त जैसे ही उसने कहा लाख रुपए महीने की अर्निंग कर सकते हो, तो पहली वाली बात दिमाग में आ गई। पहले भी मैं लाख के चक्कर में ही आया था, लेकिन वहां का जो अनुभव रहा बहुत खराब अनुभव मेरा रहा।
तो मैं फिर भी उनके साथ ज्वाइन करना नहीं चाहता था। और जब हम लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते तो हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो साफ साफ मना नहीं करते, हाँ बहाना मारते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक्सपर्ट हैं इस काम के लिए। सो दोस्त, मैंने भी बहाना मारा। मेरा बहाना यह था कि कौन नहीं चाहता लाख रुपए महीना कमाना। मैं भी चाहता हूं, बट ना तो मैं पढ़ा लिखा हूं और ना ही मेरे पास पैसे हैं। अब आप बताओ, क्या मैं लाख रुपए महीना कमा सकता हूं? दोस्त, उस व्यक्ति ने जवाब दिया और उसने बोला, तेजेंद्र भाई, इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमाने के लिए ना ही तो तेरा पढ़ा लिखा होना जरूरी है और ना ही तेरे पास पैसे का होना जरूरी है। अगर रियली में तुम यहाँ से लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो तुम्हारे पास लाख रुपए महीना कमाने का कारण होना जरूरी है। दोस्त, उस व्यक्ति ने ये बात बोली और मुझे ये बात बोलकर फोन रख दिया। और अब उनके फोन रखने के बाद मेरी खुद से लड़ाई शुरू हुई, क्या तेजेंद्र राणा रियली में, क्या मेरे पास लाख रुपए महीना कमाने का कोई कारण है? उस समय उम्र थी 32 साल। इससे पहले कभी मैंने इतना सीरियस होकर अपने आप से बात नहीं किया। पहली बार मैंने अपने आप से बातचीत की, क्या तेजेंद्र तेरे पास कोई कारण है? तो दोस्त, जब मैंने ईमानदारी से अपने आप से बातचीत की, मेरे पास इस बिजनेस के अंदर लाख रुपए महीना कमाने का एक कारण नहीं था, हजारों कारण थे। और दोस्त, जो साथी आज पहली बार आए होंगे या जो आज इस बिजनेस को रन कर रहे होंगे, एक बार पूछना अपने आप से, दिल पर हाथ रखकर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, क्या आपके पास कोई कारण है लाख रुपए महीना कमाने का? अंदर से आवाज आएगी, हाँ, एक नहीं हजारों कारण। सो दोस्त, मेरे 4 मेजर कारण थे इस बिजनेस के अंदर लाख रुपए महीना कमाने के। जब मेरा माइंड सेट हुआ, पहला कारण ये था, मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले लेंगे, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में मेरी पढ़ाई लिखाई हो रही थी उस समय उसी एटमॉस्फेयर में मेरे बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई हो रही थी। और दोस्त, पढ़ाई लिखाई के महत्व का पता तब लगता है जब बात हाथ से निकल जाती है। अगर मैं लाख रुपए महीना कमाता हूं तो मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन, द बेस्ट एजुकेशन हो जाएगी। अगर मैं लाख रुपए महीना कमाता हूं, मेरे माता पिता, उस समय मेरे फादर की एज थी 72 ईयर, 72 साल की उम्र में भी मेरे साथ खेतों में जाकर कार्य करवाते थे, ताकि मुझे लाभ हो जाए, मुझे आराम मिल जाए। अगर मैं लाख रुपए महीना कमाता हूं तो मेरे माता पिता को खेत में जाके काम करने की जरूरत नहीं रहेगी और उनका बुढ़ापा संवर जाएगा। तीसरा बड़ा कारण, मेरी वाइफ। दोस्त, अगर मैं लाख रुपए महीना कमाता हूं तो मेरी वाइफ की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, उसका जीने का स्तर, उसका रहने का स्तर सब चेंज हो जाएगा। और चौथा बड़ा कारण था दोस्त, बहुत बड़ा कारण था, खुद तेजेंद्र राणा। अगर मैं लाख रुपए महीना कमाता हूं तो मुझे खेती करने की जरूरत नहीं रहेगी, मेरी खुद की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। इन्हीं 4 कारणों से मैंने अप्रैल 2012 में मैंने वेस्टीज के बिजनेस को चुना, वेस्टीज को बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। सो दोस्त, ये कहानी बनी इस बिजनेस के अंदर आने की। और उसके बाद क्या, कैसे शुरुआत हुई, मैं और मेरी वाइफ दोनों, हम लोग पहले दिन से ही मतलब बहुत पॉजिटिव रहे इस बिजनेस के अंदर। ये मेरा उस समय का फोटो है जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। यही मेरी लाइफ थी और यही मेरी जिंदगी थी, यही मेरा ट्रैक्टर, ये मेरा गन्ने का खेत इधर आप लोग देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से आप लोग ये तेजेंद्र राणा ही है और ये गेहूं की कटाई और ये सारी चीजें यहाँ चल रही है दोस्त जी। सो अब आपको देखना है कि ये मेरा जीवन स्टाइल था, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, यहाँ से मैंने कार्य करना चालू किया, बस इसी से शुरुआत हुई। और मैं आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा, जब इस बिजनेस के अंदर आया, मेरी पहले महीने की जो यहाँ से आमदनी हुई थी वो मात्र 31 रुपए की मेरी आमदनी थी। ये मेरा इस बिजनेस से पहले महीने का चेक था, जो बहुत टफ था। दोस्त, आप समझ सकते हो, मैंने पहले भी एक कंपनी में काम किया, कुछ दिन वहां से रिजल्ट नहीं आए, फिर दोबारा से हिम्मत करी, पहले महीने की आमदनी 31 रुपए की मेरी आमदनी आई। जिसको भी दिखाया वही हंसा, मजाक की, लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। मुझे पता था इस कॉन्सेप्ट की पावर क्या है, सिस्टम की पावर क्या है। अब मैंने क्योंकि चुनाव किया था दूसरी बार, तो अब मैं आंख मीच कर चुनाव नहीं किया था। अब मैनेजमेंट से भी मिले, कंपनी से भी मिले, सारी चीज को हमने देखा, देन हमने वेस्टेज को करने का चुनाव किया।
31 रुपए का पहले महीने की आमदनी थी। दूसरे महीने की आमदनी यहां से थी मेरी 18,928 रुपए की। दोस्त, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मेरे पास आमदनी नहीं थी, पैसे नहीं थे, बिजनेस करना था। अब यहाँ मेरे पास दो विकल्प थे। दो विकल्प ये थे, एक तो ये विकल्प ये था कि मैं इस बिजनेस को करूं, एक विकल्प था ना करूं। सबके पास दो ही विकल्प होते हैं। और अगर मैं इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेता हूं तो दो बड़े चैलेंज थे। पहला एक चैलेंज ये था, कहीं भी वहां पर ऐसा सेंटर नहीं था जहां से प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके। दूसरा बड़ा रीजन क्या था, वहां पर कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं होती थी जहां जाके सीख सके। सेंटर की अगर बात करूं तो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए या तो पानीपत जाना पड़ेगा 75 किलोमीटर, या मुझे गाजियाबाद वसुंधरा आना पड़ेगा 75 किलोमीटर। मीटिंग अगर मुझे अटेंड करनी थी तो उस समय एक ही CNT प्रोग्राम होती थी दिल्ली के अंदर, ITO के ऊपर, ND तिवारी भवन के बेसमेंट के अंदर। ये चीज थी। अब मुझे अपलाइन कहते थे भाई मीटिंग में लोगों को लेकर आओ, वो भी संभव नहीं थी। और मैं लोगों के पास जाता था, फील्ड में जाता था, लोगों से बातचीत करता था। लोग पूछते थे भाई प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। अब प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, जिसको भी बताता था जी पानीपत से मिलेगा या वसुंधरा से मिलेगा, तो मेरे पास एक अजीब सी स्माइल करते थे और बड़े प्यार से एक बात पूछते थे, कोई और नहीं मिला क्या। तो बहुत बुरा लगता था उस समय। लेकिन क्योंकि बिजनेस को मैं आया था अपने ड्रीम को लेकर, 1 लाख के पे आउट को लेकर, समाधान मुझे ही करना था। उस समय दोस्त दो चैलेंज थे, मैंने दोनों का समाधान किया। पहला चैलेंज प्रोडक्ट का चैलेंज था। प्रोडक्ट के चैलेंज के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास उस समय एक पल्सर बाइक होती थी, मैंने अपने वो बाइक पर बेच दी, सेल आउट कर दी। और वहीं से मैंने उसी शोरूम से मैंने 38,000 रुपए की बाइक बेची। 19,000 रुपए डाउन पेमेंट देके मैंने एक प्लेटिना बाइक परचेज करी। 2674 रुपए की किस्त बनी। 19,000 रुपए मेरे खर्च हो गए बाइक लेने में। 19,000 रुपए मेरे पास बचे। 9,000 रुपए मैंने अपनी जेब का बैलेंस बनाया किस्तों के लिए, और मैं 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर आया, अपने बैग में रखा। और लोग पूछते थे प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, उन्हें बड़े प्यार से एक ही चीज बोलता था, तुम्हारे भाई के पास एजेंसी है, बोल क्या प्रोडक्ट चाहिए। और इस तरीके से मैं लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल कराया। और जहां जाता था, उस समय मुझे नॉलेज नहीं थी, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, CNT करनी नहीं आती थी मुझे। और उस समय बस मुझे यही तो धुन थी यार, लोग ही तो जोड़ने हैं, लोग ही तो जोड़ने हैं। तो इस तरीके का धुन था। लोगों के पास जाता था, प्लान वलान कुछ पता नहीं था, लोगों के पास जाता था, प्रोडक्ट उनके पास रखता था और उनसे पैसे लेता था। कोई जैसा भी बंदा मिल गया, जैसा व्यक्ति, किसी को 5,000 रुपए के प्रोडक्ट, किसी को, मतलब ये मान लो कि प्रेशराइज थी ये सारी चीजें, सिस्टमेटिक नहीं थी। और मैं क्योंकि अच्छा सर्कल था, कुछ लोग पहली कंपनी के भी थे, ऐसा करके मेरा पे आउट बन गया 18,928 रुपए का। और मेरा दिमाग था 7वें आसमान के ऊपर। क्यों? पहली कंपनी के अंदर इतने दिन काम किया, 3,500 रुपए के चेक चल रहे थे, यहाँ दूसरे महीने 18,928 रुपए का चेक आ गया। ईगो तो बनती है। और मतलब इतना ईगो मुझे हुआ, मुझे लगा कि 1 लाख का चेक तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे 1 लाख रुपए का चेक बड़ी बात नहीं है। अब मुझे यहाँ मेरे अपलाइन ने संभालने की कोशिश करी। मेरे अपलाइन ने मुझे फोन किया, तेजिंदर भाई बहुत बढ़िया यार, कमाल, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है यार, बढ़िया यार, एक काम कर, तू अपनी टीम की ट्रेनिंग करवा, मैं तेरी टीम की ट्रेनिंग करूंगा। अब मैं कह रहा भाई तू पहले मुझे ये बता तेरा पे आउट कितना है। उसने कहा 13,500 रुपए। फिर मैंने पूछा मेरा पे आउट बता कितना है। उसने कहा 19,000 रुपए। और मैं बड़ी ईगो के साथ कह रहा, अच्छा तू सिखाएगा मुझे। तो दोस्त ये, क्योंकि मेरा दिमाग 7वें आसमान पर था, मुझे लगता करना क्या यार, लोग ही तो जोड़ने। और दोस्त मैं इसी भूल में अपलाइन को इग्नोर किया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा। दूसरे महीने का चेक इस बिजनेस से आया 16,318 रुपए। यहाँ भी कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बिजनेस है, अप डाउन तो चलता ही है। इतना तो मैंने पहले बिजनेस के अंदर भी सीख लिया था। अभी भी मेरा अपलाइन से कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपलाइन में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं कंटिन्यू पूरे डेडिकेशन के साथ काम करता था। अपलाइन मुझे संभालने की कोशिश करते थे, अपलाइन मुझे कॉल करते थे, लेकिन अपलाइन की कॉल को मैं रिसीव भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था आई नो दैट, मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे लगता था मैं सब कुछ जानता हूं, मेरा अपलाइन से भी बड़ा चेक हो गया, अब तो बस तू कर देगा 1 लाख का चेक। दोस्त आगे बढ़ा और अगले ही महीने मेरी पे आउट आई 835 रुपए। क्यों ये 835 रुपए की पे आउट आई? क्योंकि जो मैंने शुरुआत में लोग जोड़े थे, जबरदस्ती लोग जोड़कर जबरदस्ती प्रोडक्ट दे दिए, तो वहां रिपर्चेज का कोई मतलब नहीं बना।
और 2 महीने में जितने मेरे जान पहचान वाले थे मैंने सब जोड़ दिए। अब तो चारों तरफ बस एक ही बात हो गई कि भाई तेजिंदर आएगा, उससे बच के रहना, अगर आ गया तो 2-3 हजार रुपए के प्रोडक्ट चेक के जाएगा। इस तरीके से मैंने शुरुआत करी थी, जो बहुत गलत थी। मैं किसी को भी इस तरह से शुरुआत करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप भी ऐसे ही करोगे तो परिणाम आपके सामने है। मेरा 835 रुपए का चेक आया, दूसरे में उसके अगले महीने मेरा 926 रुपए का चेक आया। अब जब 2 महीने तक का मेरा चेक सही नहीं आए तो मैंने जैसे मेरे अगले महीने 926 का पे आउट देखा, मैंने तुरंत फोन उठाया और अपने प्लान को फोन किया। मैंने कहा, गुरु जी आप तो भूल ही गए। दोस्त, यहाँ मुझे एहसास हुआ और मैंने अपने अपलाइन के साथ मैं डिस्कस किया, और यहाँ मैं जरूर ताली चाहूंगा अपने घर बैठे बैठे, अगर आपके लिए संभव हो, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय यादव जी के लिए। उनसे मेरी बातचीत हुई, संजय सर को मैंने अपनी सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा, बाबू हम पहले से पता था ऐसे ही होगा, तू गलती कर रहा है, थोड़ा सिस्टम से काम कर, सीएनटी सीख, सीएनटी करना सीख, लोगों को सीएनटी में लेकर आ, चल मैं तेरी मीटिंग करवाता हूं, तू मेरी मीटिंग रखवाओ। और दोस्त, उस दिन मैंने एक चीज बोल दी थी संजय सर को, सर मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए आया हूं, और इस बिजनेस में आप मेरे अपलाइन कामयाब अपलाइन हो। आप जो भी बोलोगे आज के बाद, जैसे भी बोलोगे, वही मैं करने के लिए तैयार हूं। जिंदगी में इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं करूंगा, जो आप बोलोगे वही करूंगा, बस मुझे यहाँ से 1 लाख रुपए के चेक तक ले आओ। तो उन्होंने कहा, बेटा कोई टेंशन नहीं है, जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे, काम करते रहो, मैं आपके साथ हूं। अब हम लोगों ने यहाँ सीएनटी करना चालू करी। अभी हमने यहाँ चेक बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। 1928 रुपए का चेक आया, उसके बाद मेरा चेक यहाँ से 1387 रुपए का आया। और ये वो समय था, मैं आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, जब आपका बिजनेस बिल्कुल सही दिशा में नहीं है, जब आपका पे आउट अच्छा नहीं होता, इस दुनिया के सारे साइंटिस्ट आपको तभी टकराएंगे। साइंटिस्ट मतलब महानेगेटिव लोग, सारे टकराएंगे। मुझे सारे लोग टकराए, मुझे हर इंसान एक ही सलाह देता था, बेटा छोड़ दे। लेकिन मैं किसी के लिए इस बिजनेस को करने के लिए नहीं आया था, मैं इस बिजनेस को अपने परिवार के लिए करने के लिए आया था, अपनी फैमिली के लिए करने के लिए आया था, खुद के लिए करने के लिए आया था। तो दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोस्त, इस समय में मेरे पास कई सारे अलग अलग कंपनी के लोग मेरे पास आए, जो मुझे कुछ लालच भी दे रहे थे। वो मुझे एक चीज बोल रहे थे, देख बाबू, तेरे पास 2 कंपनी के लोगों की लिस्ट है, तू पहले वाली कंपनी के लोगों को भी जानता है, तू वेस्टेज के लोगों को भी जानता है, तेरा यहाँ पे आउट कुछ आ नहीं रहा, जितना तेरा पे आउट आ रहा है उससे ज्यादा हम तेरी हेल्प कर देंगे, तू हमारे साथ आ जा, और बस तू इन लोगों से मिलवा दे, तुझे कंपनी का हम टॉप अचीवर बना देंगे। मैंने उनको एक ही चीज बोली थी, क्योंकि उस समय तक मुझे एक दीपक सर की मीटिंग हुई थी, उसमें दीपक सर ने एक चीज बोली थी। उन्होंने बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मात्र 6% कंपनी ऐसी होती है जो अपने 10 साल पूरे करती है। तो ये चीज मेरे माइंड में सेट हो चुकी थी। जी हाँ दोस्त, ये माइंड में मेरे सेट हो चुकी थी कि मैं एक बहुत बेहतरीन स्टेबल वेल मैनेजमेंट वाली कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो जब मेरे पास लोग आते थे, मैं उन लोगों को एक ही चीज बोलता था, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर पैसे कमाने के लिए आया ही नहीं हूं। लोग आकर पैसों का ही लालच देते थे, तेरा चेक इतना करवा देंगे, तेरी लाइन ऐसे चलवा देंगे। मैं उनको एक ही चीज बोलता था, मैं इस कंपनी के अंदर पैसे कमाने के लिए आया ही नहीं हूं, मैं इस कंपनी के अंदर आया हूं कैरियर बनाने के लिए। अगर मैं यहां से करियर बना लिया तो पैसे तो मेरे पीछे पीछे आएंगे। और आपको भी यही चीज बोल रहा हूं दोस्त, पैसे के लालच में नहीं दोस्त, करियर बिल्ड करो। और करियर एक दिन में नहीं बनता, करियर बनाने में समय लगता है। मुझे भी लगा, आपके सामने रिजल्ट है। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं अपने अपलाइन से अलग नहीं हटा। मैंने वेस्टीज, यहाँ मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा मैं यहाँ परमात्मा का करता हूँ कि उसने मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैंने इस विकट परिस्थिति में वेस्टीज से क्विट नहीं किया। और दोस्त, मेरे सामने अगर कोई ऐसे साथी बैठे हैं जिनके चेक के साइज अभी ये चल रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। टू बी कंटिन्यू, क्विट करना कोई समाधान नहीं है। अगर मैं क्विट कर जाता तो आज 9 साल बाद तुम्हारे साथ बैठकर बात नहीं कर रहा था। और उस समय पर मेरे कई सारे लोगों ने क्विट किया, 9 साल बाद मैं उनको भी देख रहा हूं, आज वो वही खेती कर रहे हैं। मैं कंटिन्यू करता रहा, उसका परिणाम ये रहा, अगले महीने, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से मीटिंग करना सीख गया था, मीटिंग कर रहा था, बिजनेस डुप्लीकेट होना चालू हो गया। देन अब मेरा नेचुरल पे आउट आया 16,821 रुपए का, और अगले महीने का ही मेरा पे आउट आया 30,570 रुपए का, और यहां से करियर की शुरुआत हो गई। दोस्त,
मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरी फर्स्ट ईयर 2012-2013 का वेस्टीज से जो मेरा पे आउट बना वो था 1,39,829 रुपए। अगले साल की पे आउट थी यहाँ से 2013-2014 की, वो थी 4,32,000 रुपए। 14-15 की अमाउंट थी 9,67,000 रुपए और 15-16 की अमाउंट थी 20,80,000 रुपए। यहाँ मैं ये चीज मैं जरूर यहाँ बोलना चाहूंगा, कई सारे लोगों को लगता है सर मेरी स्पीड कम है, सर मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे। अरे चिंता मत कर यार, तू अभी मजबूत हो रहा है यार, तुझे अभी परमात्मा तुझे तैयार कर रहा है मेरे भाई। जब तू तैयार होगा तो देखना किस तरीके से रिजल्ट आएंगे। वही तेजिंदर राणा जिसने एक साल में कमाए थे 1,39,000, उसका देखो हर साल डबल, हर साल डबल, कई बार तो डबल से भी ज्यादा हो रहा है, और ये आपके बिजनेस में भी होने वाला है। आगे बढ़े दोस्त, अभी आप देखो ईयर 2016-2017 आमदनी एक साल की पहुंची 31 लाख रुपए। और दोस्त एक सामान्य से व्यक्ति, एक खेती करने वाला व्यक्ति, फाइनेंशियल अगर आमदनी देखो 2017 और 2018 42 लाख, 42 लाख रुपए एक साल के आए। आप महसूस करो किस तरीके से जिंदगी में परिवर्तन आया होगा, किस तरीके से घर में चीजें बदलती चली गई होंगी। दोस्त यही सिलसिला आगे बढ़ा 2018-2019 अगर आप देखें तो 61 लाख, 61 लाख रुपए एक साल की आमदनी आई। और दोस्त 2019 और 2020 एक बड़ा ड्रीम पूरा हुआ, 1,07,00,000 रुपए एक साल की आमदनी। सबसे मजेदार बात अगर आप देखोगे, हर साल की आमदनी इंक्रीज हो रही है। दोस्त आप जॉब कर रहे हो, साल भर में फिर वही इनकम आ रही है, दुकान कर रहे हो घूम फिर के फिर वो इनकम आ रही है, खेती कर रहे हो घूम फिर के फिर वो इनकम आ रही है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जब एक बेहतर नेटवर्क आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी हर साल की आमदनी बेहतरीन होती चली जाती है। और दोस्त मार्च 2020 को तो आपको पता ही है, मार्च 2020 में 22 मार्च 2020 में क्या शुरू हुआ था? लॉकडाउन। और भैया देखो लॉकडाउन के अंदर दुकानें बंद थी, फ्लाइट बंद थी, ट्रेनें बंद थी, है ना, होटल्स बंद थे, एवरीथिंग। आप और हम भी तो रूम में बंद थे, हम कहाँ निकले? तो ऐसे में बिजनेस कैसे बढ़ेगा? दोस्त आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जाओ, मेडिकल इंडस्ट्री को छोड़कर किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जाओ तो आपको पता लगेगा बिजनेस किस तरह कदर डूब चुके हैं। सो दोस्त 1,07,00,000 आया और वेस्टीज सिस्टम की पावर है, वेस्टीज मैनेजमेंट, वेस्टीज सिस्टम और आप और हम सब लोगों का डेडिकेशन, वो ये पावर है कि इस विकट परिस्थिति के अंदर भी जहां पिछले एक साल में आप और हम लोग खुलकर बिजनेस नहीं कर पाए, खुलकर मीटिंग और इवेंट नहीं कर पाए, बावजूद उसके भी जो आमदनी आई दोस्त इस एक साल के अंदर 1,35,00,000 अगर औसतन आमदनी की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 11.25 लाख रुपए महीने की आमदनी हुई है। अब वो भी एक समय था दोस्त जब हम लोग मेहनत करते थे, पैसे आते नहीं थे, और ये भी एक समय आया हमने मेहनत नहीं की और पैसे भी महीने में 11-11 लाख रुपए आए। अगर इस पीरियड की बात करो, इसे आप डिवाइड करोगे तो एक दिन की आमदनी दोस्त 37,000 रुपए, 37,000 रुपए एक दिन की आमदनी आई पिछले साल के अंदर। और एक समय था जब हम पूरा दिन बाइक चलाते थे और साल की आमदनी आई थी 1,39,000। तो ये बिजनेस इसी तरीके से काम करता है, थकना नहीं है। जब हमें लगे ना कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं यार, एक दिन वो भी आएगा, घर से नहीं निकलोगे तो भी पैसा आएगा। अभी यही तो बता रहा था, मैं इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के लिए नहीं आया दोस्त, सबके काम चल रहे हैं, जो वेस्टीज में नहीं है सबके काम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं से करते रहिए। वेस्टीज को हम फ्यूचर के लिए आए हैं, करने के लिए, करियर बिल्ड कीजिए इसके अंदर। जैसे आपका करियर बिल्ड होगा पैसा पीछे पीछे आएगा। आप लोग देख भी रहे होंगे, ये मेरे 9 साल के टोटल 9 साल की जो अभी तक की मेरी अमाउंट है वेस्टीज से, वो 4,14,00,000 रुपए यहां से हो चुकी है दोस्त। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा। इतना ही नहीं दोस्त,
मेरी पहली जो मैंने आमदनी बताई थी 31 रुपी, और मेरी हाईएस्ट पे आउट आपके सामने है जो 15,51,551 रुपए की है। ये भी लॉकडाउन के अंदर ही है। इतना ही नहीं दोस्त, बड़ी बात यह है कि एक ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति आप सामने देख रहे होंगे, उसने इस बिजनेस के माध्यम से तीन तीन गाड़ियां परचेज करी। पहली गाड़ी हुंडई ईओन, दूसरी गाड़ी हुंडई क्रेटा और तीसरी गाड़ी मर्सिडीज। एक ट्रैक्टर चलाने वाले व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यू करता रहा। परिणाम आपके सामने है और मैं गारंटी करता हूं आप भी जो लोग हिम्मत नहीं हारोगे, कंटिन्यू एक डेडिकेशन के साथ करते रहोगे, तो यहां तक पहुंचने में मुझे 9 साल लगे हैं, आपको 5 साल भी नहीं लगेंगे। क्योंकि जब हमने बिजनेस शुरू किया कंपनी की स्पीड कम थी, आज जो आपने बिजनेस शुरू किया आज कंपनी की स्पीड बहुत ज्यादा है। घर बैठे काम हो रहा है दोस्त, घर बैठे। तो दोस्त ये चीजें रही। इतना ही नहीं, यहाँ से मुझे मिले कई सारे फॉरेन ट्रिप। 2015 में मेरे जैसा एक किसान आदमी, खेती करने वाला आदमी जिसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था, उस बंदे को कितनी सारी फॉरेन ट्रिप मिली। मैं थाईलैंड गया 2015 के अंदर, और पूरी वेस्टीज मैनेजमेंट देखो किस तरीके से साथ में रहती है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। बाली सर देखो किस तरीके से साथ में रहते हैं, कन्वर सर, सिद्धार्थ सर और तमाम मैक्स जो भी हमारी बड़ी लीडरशिप है, जितने भी ब्रांड हमारे एम्बेसडर्स हमारे हैं, जो हमारे हम लोगों ने अपनी टीम के अपने खुद के ब्रांड बना के रखे हैं, जिनको हम अपने प्लाइन कहते हैं, सारे लोग साथ साथ रहते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं। दोस्त दूसरी यात्रा में यहाँ से गया थाईलैंड के बाद मैं यहाँ से गया टर्की। आप लोग देख सकते हैं, आप इनमें से बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानते होंगे, हो सकता है इनमें से कई सारे लोग अपलाइन होंगे, और मैंने देखे हैं इनमें से कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए इस मीटिंग के अंदर। आरके सर को मैंने देखा इसी मीटिंग के अंदर बैठे हुए भी हैं। सो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर घूमने जाते हैं। तीसरा प्रोग्राम इंडोनेशिया वाली गए, आरके सर भी हमारे बीच में है, स्क्रीन आप देख रहे हैं, उनके लिए एक बार चाहता हूँ जोरदार तालियां। मतलब क्या बताऊं आपको, इतनी सारी खुशियां मिलती हैं। देन उसके बाद अगली ट्रिप लंदन चले गए। लंदन आप ड्रीम होता है लंदन का, है ना। लंदन हम लोग गए, और ये युवराज बाली जी, इनके लिए जोरदार ताली मैं जरूर चाहूंगा। बाली जी के बेटे हैं, और इस पूरा मतलब क्या आपको बताऊं, वहाँ की खुशियां, वहाँ का कल्चर। ये लंदन आई हैं, बहुत सारे लोगों ने मूवी के माध्यम से देखा होगा, कई सारे लोग पर्सनली गए भी होंगे वहां पर। तो यहाँ पर हम लोग रहे, पूरा दिन एंजॉय किया, मौज मस्ती करी। ये लंदन ब्रिज है, कई सारे लोगों ने धूम मूवी के अंदर भी आप लोगों ने इसको देखा होगा। तो मुझे तो जाके वहीं पता लगा कि ये वो धूम वाला ही है ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नेट वेट उस समय चलाता नहीं था। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि ये लंदन ब्रिज है, बात ये है कि एक सामान्य परिवार का बेटा, एक सामान्य परिवार का लड़का लंदन ब्रिज पर घूम रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारी चीज। उसके बाद अगली हम ट्रिप में चले गए अबू धाबी, दुबई। आप देख रहे हैं ये हमारा होटल था, इसलिए मैंने इसको कैद कर लिया। और बहुत सारी ये सारी चीजें आप लोगों ने इस प्रकार की बहुत सारी बिल्डिंग्स मूवी वगैरह के अंदर आप लोगों ने देखी भी होगी। और टोटली आपने वो ट्रैक्टर वाला लड़का भी देखा होगा, और अब इस लड़के को भी देख रहे होंगे। टोटली चेंज ड्यू टू वेस्टेज बिजनेस। और दोस्त जो लोग लगे हुए हैं उनकी भी जिंदगी के अंदर टोटली चेंज आना ही आना। उसके बाद फिर पटाया चले गए पूरी टीम के साथ, आप टीम देख रहे होंगे। उसके बाद फिर चले गए स्टार क्रूज। जी हाँ दोस्त, ये बहुत अच्छी ट्रिप मैं इसको मानता रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रिप में मैं अकेले नहीं था, इस ट्रिप में मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी। जी हाँ दोस्त, बड़ी खुशी हुई। मतलब मैं पहले तो बात अपने खानदान में मैं नहीं गया कभी विदेश घूमने के लिए, विदेश छोड़ो हम तो एयरपोर्ट पे भी नहीं गए थे। साथ साथ मेरी जो वाइफ है उनके खानदान में भी कोई नहीं गया था। हम दोनों लोग पहले ऐसे व्यक्ति बने जो विदेश घूम रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला। ये अपनी पूरी टीम पूरा मतलब इस तरीके से सारे के सारे लोग मिलकर जाते हैं। आप में से 100% आप में से इन सब लोगों को बहुत सारे लोग जानते हैं, और कई सारे लोग आपकी अपलाइन यहाँ बैठे हुए हैं। तो दोस्त इस तरीके से वहां जाता है। अब आप देखो ना, जब हम लोग किसी बारात में जाते हैं तो हम लोग किस नशे में होते हैं 2-3 घंटे के अंदर ही। और यहाँ तो हम लोग जो है 7 रात 5 रात की ट्रिप पे जाते हैं, अलग अलग इतने सारे भाई एक साथ होकर जब जाते हैं ना दोस्त, ये खुशी ना बताई नहीं जा सकती, बस ये खुशी महसूस की जा सकती है। मेरी वाइफ है स्टार क्रूज के ऊपर गई, और इनका जो मतलब उस समय जो इनके अंदर की खुशी थी, मैं दिल खोल के बता रहा हूँ, वो जो इनके अंदर की खुशी थी, उस खुशी को देखकर लगता है कि मैंने तो कोई मेहनत ही नहीं करी इस चीज के अंदर। और जी हाँ दोस्त, जो लोग आज कर रहे हैं मेहनत, उनको एक जिंदगी में भी एक ऐसा दिन आएगा उन्हें भी लगेगा यार मेहनत कुछ नहीं करी। ये खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्त हम सब कर लेते हैं, लेकिन फैमिली के लिए बहुत नहीं कर पाते, ना टाइम दे पाते, ना ही हम लोग उनको जो है खुश रख पाते। पैसे और जगह भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है, फैमिली के साथ रहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग थाईलैंड गए, पूरी टीम के साथ एंजॉय किया, मस्ती की। उसके बाद हम लोग साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में पूरी टीम के साथ आप देख ही रहे हैं, बहुत एंजॉय किया, मस्ती की, है ना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मुझे ज्यादा खुशी देने वाली ट्रिप थी, वो थी ये वाली ट्रिप। ये मैं, आप जो मेरा पिक्चर देख रहे हैं दोस्त, इस पिक्चर को देखने की कोशिश करो, इसे समझने की कोशिश करो। ये मुझे सबसे ज्यादा इसने खुशी क्यों दी, क्योंकि ये वो पहली ट्रिप है। और ट्रिप नहीं, मैं किसी मीटिंग के अंदर आया जिसमें मैं पहली बार अपनी वाइफ को घर से कहीं लेकर आया था। इससे पहले मेरे घर में कोई परमिशन नहीं थी। और अगर आप देखो तो मेरी फैमिली की औकात का, असलियत का आपको इस फोटो में नजर आ रहा होगा। वाइफ के जूते आप देख सकते हैं, पहनावा देख सकते हैं, मेरा भी आप देख सकते हैं। आप जो मेरा कोट देख रहे हैं दोस्त, अपलाइन ने एक चीज बोली थी, ड्रेस में आना है। और उस समय मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं ड्रेस सिलवाऊं। और आपको क्या लगता है, अगर मैं 2012 में ड्रेस सिलवाता तो क्या मैं ये ऐसा कोट सिलवाता? उस समय तो 2 बटने वाला कोट चलता था। मेरे एक साथी का कोट था तो उसने रिजेक्ट करके डाल रखा था। मैंने उस कोट पर ड्राई क्लीन करवाकर वेस्टीज की ड्रेस कंप्लीट करने के लिए मैंने इस कोट को पहना, और अब मेरा लेवल डायमंड हो चुका था। उस समय की सिचुएशन मेरी ऐसी थी। ठीक है, ये उस दिन का फोटो है जिस दिन मेरा डायमंड का सेलिब्रेशन हुआ था शामली के अंदर। सो ये दिन थे, ये सिचुएशन थी। और अब मजा आता है, जिंदगी में खुशी आनी शुरू हुई। मैं अपनी फैमिली को अब मैंने घुमाना शुरू किया। मैं घूमा, मैं विदेश गया, मेरे लिए उसमें ज्यादा खुशी की बात नहीं है। मुझे खुशी मिलती है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर कर, जब मैं इनको लेकर जाता हूँ। मेरठ के पास एक जगह पड़ती है हसनापुर, सब लोग जानते हैं हसनापुर का इतिहास। इस हसनापुर में लेके गया अपने परिवार को, मैंने यहाँ घुमाया। उसके बाद मैं लेके गया दिल्ली। दिल्ली तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, हम कभी जब तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थे, हम कभी दिल्ली नहीं आए। इंडिया गेट, जू, है ना, बिरला मंदिर, जो भी चीजें थी वो सारी यहाँ इनको विजिट कराई, टाइम दिया। उसके बाद ये भी एक अलग तरह की जिंदगी थी, डिज्नीलैंड। एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसी परमिशन नहीं थी, ऐसे पहरावे की परमिशन नहीं थी, इस प्रकार के एनवायरमेंट में जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन जब इस बिजनेस के अंदर आया, मैं खुद नहीं, मेरी खुद ऐसी मानसिकता नहीं थी। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, कामयाब लोगों के बीच में रहा, बड़ी सोच वालों लोगों के बीच में रहा, तो धीरे धीरे मेरी भी सोच का स्तर बड़ा होता चला गया। और उसका जो सबसे बड़ा फायदा मिला वो मेरे परिवार को मिला। अब मेरे परिवार में खुशियां भरनी चालू हो गई। और दोस्त, जिस परिवार में खुशियां आ जाती है वही परिवार स्वर्ग बन जाता है। जन्नत और स्वर्ग बस धरती के ऊपर ही है। मुझे यहाँ खुशी मिलती है। उसके बाद मैंने बहुत सारी ट्रिप अपनी फैमिली को कराई। मैं लेके गया ऋषिकेश ट्रिप पे, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके गया, है ना। उसके बाद मैं लखनऊ अपनी फैमिली को, चिड़ियाघर लखनऊ का और बहुत सारी चीज लखनऊ। उसके बाद नैनीताल, नैनीताल में बहुत सारी मैंने टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ, पूरी मस्ती, पूरा एंजॉय। ये मेरी वाइफ, मेरा बेटा और ये मेरी बेटी, है ना। बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की, इंटरटेनमेंट पूरा किया। उसके बाद मसूरी हम लोग गए, मसूरी में जाके हमने एंजॉय किया। कितना अच्छा लगता है ना जब हम एक अपने पूरे परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अभी तो लॉकडाउन हो रहा है, नहीं तो मैं तो अपने बेटे को बोल रखा कि गूगल कर लो, जहां भी हाथ रख दोगे वहीं लेके चलूंगा। अब तुम्हारा पिता इतना सक्षम हो गया है और जो भी कर रहा है, क्योंकि मेरे पास अब पैसे भी है, मेरे पास अब टाइम भी है, मुझे किसी से परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ करता हूँ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। और दोस्त, यही मैं आपको कहूंगा, यही जिंदगी आपके परिवार में आने वाली है। तरस जाते हैं दोस्त, अपनी फैमिली तरस जाती है, टाइम नहीं दे पाते लोग। और पैसा भी अगर किसी के पास है, टाइम भी अगर किसी के पास है, तो इस प्रकार की सोच नहीं बन पाती। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आए हैं, सफल लोगों के साथ में रहेंगे तो सोच का स्तर बहुत बड़ा हो जाता है। आगरा हम लोग गए, मैंने पूरी फैमिली ट्रिप आगरा कराई। मनाली हम लोग गए, है ना, मनाली के साथ पूरे परिवार के साथ हमने किया। यहाँ मनाली में मैं अकेला नहीं, मेरी टीम के भी और कुछ सारे लोग हैं जो घूमने के लिए गए थे, है ना। तो बहुत बहुत इंटरटेनमेंट हुआ। अभी शिमला गए थे, अभी लॉकडाउन लगने से पहले ही, नालकंडा, शिमला। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन के अंदर खुशी लेकर आई, जो मुझे मोटिवेट कर रही है। और एक्चुअल यही खुशी मैं चाहता था। बात पैसे की नहीं है, मेरे से तो बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं, लेकिन उनके परिवार में शायद ये खुशियां नहीं है। शायद वो इतना टाइम अपने परिवार के साथ स्पेंड नहीं करते। मुझे कोई बताओ, कोई फैमिली बताओ जो ये ना चाहती हो। सिंगल फैमिली बताओ जो ये ना चाहती हो। सारी फैमिली ये चाहती है, बट जाते कितने लोग हैं, इंपॉर्टेंट ये है।
कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कहीं टाइम की प्रॉब्लम, कहीं मनु की प्रॉब्लम, मन नहीं मिलते आपस में, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको तमाम चीजें मिल जाती है। साथ साथ अभी फिर उसके बाद रणथंभौर घुमा के लाया अपने पूरे परिवार को। और मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी देने वाला मोमेंटम जो बना, पहले ऐसा नहीं था, मेरा खुद का भी जन्मदिन नहीं बनता था, मेरे परिवार में किसी का जन्मदिन नहीं बनता था। आज वेस्टीज ने इस काबिल बना दिया कि मैं अब अपने माता पिता का भी बर्थडे मनाता हूँ। जी हाँ, ये बर्थडे मेरी मदर का बर्थडे है, मेरी मदर है, और ये बर्थडे मैं कहीं ऐसी जगह नहीं, जिस दिन मैं ये बर्थडे मनाता हूँ, मैं अपनी मदर का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, जब भी ऐसी चीज मैं करता हूँ, अपना फैमिली को लेके जाता हूँ 5 स्टार के होटल के अंदर शाम के टाइम, लेकिन दिन के टाइम मैं जाता हूँ एक ऐसी जगह, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। सो मुझे अच्छा लगा, ये जो फैमिली के साथ जो मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि सब कुछ इन्हीं की तो खुशी के लिए कर रहा हूँ। सो ये सारी चीजें अच्छी हैं। और इतना नहीं, ये मेरी पूरी फैमिली है, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे भाई भतीजे, सब, मेरी बहन, सब, ये मेरी पूरी कंप्लीट फैमिली है। एक बड़ा मोमेंटम यहाँ आया, आप सामने कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे। मैं इस बिजनेस के अंदर जब आया तो मैंने एक ड्रीम बनाया, क्योंकि मैं कभी पढ़ा लिखा नहीं था और मेरे बच्चे भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैं एक ड्रीम बनाया, बल्कि मैं स्क्रिप्टिंग किया करता था और स्क्रिप्टिंग पे मैं लिखता था, आज मेरे बच्चे अपने स्कूल के टॉप स्टूडेंट बन गए हैं और आज उनके स्कूल से फोन आया है और उन्होंने मुझे बुलाया है एनुअल फंक्शन के ऊपर, और उन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट वहां बुलाया और मुझे स्टेज पर बोलने का मौका दिया। ऐसे करके मैं अपनी वो लिखा करता था। और जिस स्कूल में डीपीएस में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, डीपीएस वाले एनुअल फंक्शन नहीं करते। सो अब मेरे इस बच्चे के स्कूल से तो मेरे पास फोन नहीं आया। हाँ, इतना जरूर बताना चाहूंगा, आज मेरा बेटा अपनी क्लास के टॉप 3 बच्चों में आता है, वो भी चीज पूरी हुई। और ये एक साथी हैं मेरे, इनका एक स्कूल है मुजफ्फरनगर के अंदर, 1000 बच्चे की इनकी स्ट्रेंथ है, और इनका मेरे पास फोन आया, जहां इस स्कूल के एनुअल फंक्शन के ऊपर जो फीता काटते थे और जो पूजा करते थे, जो वहां के विधायक करते थे, प्रमुख साहब करते थे, और वो मौका प्राप्त हुआ इस बिजनेस के माध्यम से तेजिंदर राणा को। जी हाँ दोस्त, वेस्टीज ने इतना बड़ा बना दिया कि लोगों ने चीफ गेस्ट के रूप में भी मुझे बुलाना स्वीकार किया, और ये मेरे लिए बहुत फक्र की बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए वो मेहनत कुछ भी नहीं थी जो मेहनत मैंने की थी। और जैसे मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, मदर का जब मैं बर्थडे की बात कर रहा था, मुझे इस बिजनेस से ये बड़ी पावर मिली। मैं यहाँ अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा दोस्त, लेकिन एक बार चीज समझना, चीजें समझी तो शायद इन बच्चों के लिए और अच्छा हो सकता है। मुझे कहीं से प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा को मैंने बरकरार रखा। मेरे घर में अब जो भी फंक्शन होता है, जैसे बेटी का बर्थडे है, बेटे का बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, वाइफ का बर्थडे है, फादर का बर्थडे है, मदर का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, जब भी ऐसा कोई फंक्शन होता है तो हम लोग पर्सनल जो फैमिली पार्टी करते हैं, वो तो हम लोग अपने ऊपर तो सभी लोग पैसे खर्च कर लेते हैं, लेकिन ये प्रेरणा मिली उस दिन, हम दिन में सुबह के समय मेरठ के अंदर अनाथालय है, उस अनाथालय के अंदर जो बच्चे हैं, उन सब बच्चों को जाकर हम लोग खुद खाना खिलवाते हैं, अपने खाना बनाकर खाना खिलवाते हैं, और यहाँ से बहुत सुकून मिलता है। दोस्त, ये मैं आपको भी एक सलाह देना चाहूंगा, अगर संभव हो, प्रेशर किसी के कुछ भी नहीं है, जब भी आपको कुछ खुशी हो, कुछ मौका हो, अपनी पर्सनल खुशी में 2000 रुपए कम खर्च कर लेना, और इन 2000 रुपए इन बच्चों की खुशी में खर्च करना, बहुत सुकून मिलेगा और परमात्मा बहुत आपको आगे तक लेकर जाएगा और बहुत दुआएं मिलेगी। सर, बातें बहुत सारी हैं, समय हो चुका है, मैं फिलहाल के लिए ही आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिजनेस है सर, 9 साल के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट है, बहुत सारी बातें हैं। सो बातें खत्म नहीं होगी, 9 साल की बातें मैं कैसे 1 घंटे में मैं खत्म कर सकता हूँ, बातें बहुत सारी हैं। बस इतना सा ही मेरा एक मैसेज है फिलहाल, कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप आज आए हैं तो इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए काम करना